दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो 18 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है स्टार्ट ट्रायल फॉर म्यूटेंट स्ट्रेन्स। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस जैसे कि एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी इत्यादि से लिंक करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के नए उपभेद या स्ट्रेन पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की कम प्रभावकारिता के कारण दक्षिण अफ्रीका द्वारा वैक्सीन की खेप को वापस भेजा जा रहा है, जिसके कारण एक ऐसी वैक्सीन बनाने को लेकर प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है जो वायरस के सभी उपभेदों पर समान रूप से कार्य कर सके। इसके लिए यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि भारत अपने वैक्सीन विकास से संबंधित प्रयासों को और मजबूत करे। भारत को केवल वैक्सीन विकास पर ही नहीं बल्कि इसके अन्य पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब व्यूअर्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में इस समय कोरोना वायरस का एक नया उपभेद या स्ट्रेन मिला है और भारत द्वारा दक्षिण अफ्रीका भेजी गई जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन्स थी, उसका जो प्रभाव है वो उस वायरस के स्ट्रेन पर काफी नहीं है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका ने यह तय किया है कि जो वैक्सीन की खेप आई है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की, उसे वापस भारत भेजा जाए। अब इस कदम के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब एक ऐसी वैक्सीन की जरूरत उत्पन्न हो गई है जो इस कोविड वायरस के हर उपभेद, हर स्ट्रेन पर समान रूप से कार्य कर सके और इसको लेकर के विश्व भर में एक नई प्रतिस्पर्धा चालू हो गई है कि जल्द से जल्द एक ऐसी वैक्सीन बनाई जाए। अब यह भी कहा जा रहा है कई सारे वैश्विक मंचों से कि भारत अपने वैक्सीन विकास से संबंधित जो प्रयास रहे हैं, जो वैक्सीन डेवलपमेंट से प्रयास रहे हैं, उन्हें और मजबूत करें। अभी तक भारत जो है वो दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है वैक्सीन के, लेकिन अब वो समय आ गया है कि भारत को सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर नहीं बनना है, बल्कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर भी बनना है वैक्सीन्स का। और अब जरूरत है कि इस पहलू पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के स्थानिक बनने की संभावना जाहिर की है। ऐसे में भारत को इस बीमारी से निपटने के लिए दवाओं के विकास पर भी काम शुरू करना चाहिए। हालिया एक मंच से कहा गया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कि अब जल्द ही जो कोरोना वायरस है वो पैंडेमिक से एंडेमिक बन जाएगा, यानी कि स्थानिक बन जाएगा। जब कोरोना शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई ये वैश्विक स्तर की, ये वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व भर में इसका असर हमको देखने को मिला। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय के साथ ही कोरोना जो है वो एक एंडेमिक, स्थान पर बनी रहने वाली एक बीमारी बन जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में जरूरी यह है कि भारत इस बीमारी और इसके जितने भी स्ट्रेन्स हैं, जितने भी उपभेद हैं, उन सब से निपटने के लिए अपने यहां पर देसी दवाइयों के विकास पर काम शुरू जल्द से जल्द करें। यदि मौजूदा परिदृश्य के बारे में हम लोग बात करें तो भारत बायोटेक कंपनी द्वारा विकसित कोवैक्सीन को देश में सीमित उपयोग के लिए मंजूरी दी गई, क्योंकि यह वैक्सीन केवल वायरस प्रोटीन पर आधारित ना होकर एक जीवित वायरस पर आधारित है, जिसकी स्वयं की प्रतिकृति बनाने की क्षमता को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह वैक्सीन
ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए उपभेद या स्ट्रेन के विरुद्ध प्रभावकारी हो सकती है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में भारत बायोटेक द्वारा एक वैक्सीन विकसित की गई जिसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन की सीमित उपयोग के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि ये कोवैक्सीन ये केवल वायरस के एक पर्टिकुलर प्रोटीन पर आधारित ना होकर एक जीवित वायरस पर आधारित है और उस जीवित वायरस की जो प्रतिकृति, जो म्यूटेट करने की जो क्षमता है, उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। ऐसे हालातों में यह कहा जा रहा है कि ये कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है, ये वैक्सीन ब्रिटेन में जो कोविड के जो नए स्ट्रेन्स, जो नई प्रतिकृति उपभेद जो हमें मिले, उसके विरुद्ध काफी प्रभावकारी हो सकते हैं। कोरोना वायरस के उभरते हुए नए उपभेद के मद्देनजर कोवैक्सीन की प्रभावकारिता को निर्धारित करने के लिए व्यापक स्तर पर परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। इस कार्य में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के साथ भारत के अच्छे संबंधों का लाभ उठाया जा सकता है। अब चूंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के नए नए स्ट्रेन्स, नए नए उपभेद हमारे सामने आ रहे हैं, अब ऐसे में यदि कोवैक्सीन की प्रभावकारिता को जज किया जाए तो वो बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है कि एक बड़े व्यापक स्तर पर हमें ये देखना पड़ेगा कि कोवैक्सीन क्या कोविड वायरस के सभी स्ट्रेन्स या सभी उपभेदों पर समानतः काम कर सकती है या नहीं। और ऐसे काम में क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील, इन सब देशों में नए नए कोविड के स्ट्रेन्स मिल रहे हैं और भारत के संबंध इन दोनों देशों से बहुत अच्छे हैं, तो इन जगहों पर कोवैक्सीन का परीक्षण किया जा सकता है। साथ ही परीक्षण के परिणाम को प्रकाशित करना भी आवश्यक है ताकि व्यापक विशेषज्ञ मूल्यांकन में लगने वाले समय की बचत की जा सके और आम जनता में वैक्सीन के प्रति विश्वास पैदा किया जा सके। अब जरूरी यह है कि जब इस तरीके के परीक्षण हो, टेस्ट हो, तो उनके जो परिणाम निकल करके आए उनको पब्लिक करना बहुत जरूरी है। पब्लिक होने से यह हो जाएगा कि भाई आम जनता में वैक्सीन के प्रति और ज्यादा विश्वास पैदा हो जाएगा। विकास के विभिन्न चरण पूर्व नैदानिक और नैदानिक परीक्षण में, यानी कि प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल में मौजूद वैक्सीन के लिए भी यह आवश्यक है कि वह वायरस के उत्परिवर्तन के पहलू को ध्यान में रखें। इस समय भी विश्व भर में जहां जहां कोविड वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाई जा रही हैं, यह डेवलप किया जा रहा है, उनके क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल दोनों ट्रायल्स में हमें इस ध्यान पर रखना है कि क्या वह वैक्सीन वायरस के बदलते हुए स्वरूप को, जिस तरीके से वह म्यूटेट कर रहा है, क्या वो उसको पूरे तरीके से खत्म कर पा रही है या नहीं। यह भारत को विश्व में वैक्सीन तथा सामान्य दवाओं के प्रमुख निर्माता और विकासकर्ता बनाने में सहायता करेगा। कोरोना वायरस महामारी और उसे समाप्त करने के लिए दवा बनाए जाने से भारत के बायोटेक और फार्मा क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन मिला है। अब ये यदि भारत ऐसा करने में कामयाब हो जाता है या विश्व को एक ऐसी वैक्सीन दे देता है जो कोविड के हर उपभेद के खिलाफ बराबर तरीके से काम करती है, तो ऐसे हालात में भारत जो है वो आने वाला समय में विश्व का, चाहे वो वैक्सीन के संबंध में हो, चाहे वो सामान्य दवाओं के संदर्भ में हो, उनका प्रमुख निर्माता और विकासकर्ता बन जाएगा। और साथ ही साथ यदि ऐसी कोई वैक्सीन आती है तो इससे आने वाले समय में भारत का जो बायोटेक और फार्मा क्षेत्र है उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आगे की राह वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कोविड महामारी पूर्ण रूप से समाप्त होने वाली नहीं है। देखिए, काफी लंबे अरसे से वैज्ञानिक कहते चले आए हैं कि कोविड महामारी अभी कुछ समय और रहने वाली है, यह पूर्ण रूप से अभी खत्म नहीं हो पाएगी। इस महामारी से बचने के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित किया जाना आवश्यक है और इस महामारी से यदि बचना है तो बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, उसको और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। अब भारत को विदेशी दवा और बायोटेक कंपनियों के केंद्र के रूप में काम करने की बजाय घरेलू दवा और वैक्सीन कंपनियों के निर्माण एवं इनकी क्षमताओं का लाभ उठाने की आवश्यकता है। अब यह समय आ गया है कि भारत सिर्फ और सिर्फ विदेशी दवाओं और बायोटेक कंपनियों की जो मेडिसिन आती हैं उनको मैन्युफैक्चर करे। इस स्तर से उठ करके भारत को घरेलू दवाई और घरेलू वैक्सीन्स के लिए कंपनियों के निर्माण और उनकी क्षमताओं का लाभ उठाने की आवश्यकता है।
यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में भारत का बायोटेक और फार्मा सेक्टर एक लंबी छलांग लगा सकता है या विश्व के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करने का अच्छा अवसर है। यह कदम अनुसंधान और विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को भी बढ़ावा देगा। यदि हम लोग वैश्विक स्तर पर बात करें तो भारत इस तरीके के इनिशिएटिव से अपनी जो प्रेजेंस है, ग्लोबल प्रेजेंस, वो विश्व भर के सामने प्रस्तुत कर सकता है। और साथ ही साथ यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में जो फार्मा क्षेत्र है, जो बायोटेक क्षेत्र है, वहां पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा और मजबूत बनेगा। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित यदि हम प्रिलिमिनरी प्रश्नों को देखें तो प्रिलिमिनरी प्रश्न ज्यादा बन सकते हैं। यहां पर जरूरी है कि आप कोविड से संबंधित जितनी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उस जानकारी को जरूर से जरूर प्राप्त करें। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को यह एनालिसिस बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।